हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोका में। और मैं हूं रोहित मिश्रा। तो अपने इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट से संबंधित वीडियोस मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कुछ रचनाएँ हैं और इनके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अपनी इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो विश्लेषण है हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी एक प्रतिष्ठित हैं कवि के तौर पर हमारे इस राष्ट्र कवि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो उनकी पुण्यतिथि थी अभी हाल ही में। तो उनके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बनाया हुआ है ताकि उनकी जो भी छोटी छोटी बातें हों। इसके बाद इन रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ी हुई जो कि आपकी परीक्षाओं से में भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से तो बनते ही हैं। इसके बाद भी इन्हें डीपली जो आपकी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूजीसी नेट या आईएएस की परीक्षाओं में, तो उससे संबंधित हम वीडियो अपनी चर्चा करेंगे अपनी ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज पहला सिलसिला। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो उपनाम जो है इनका दिनकर है। जन्म अगर बात करें तो जन्म 23 सितंबर 1908 को। जन्मभूमि इनकी जो है सिमरिया मुंगेर बिहार है। मृत्यु जो हुई थी 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। मृत्यु स्थान जो था इनका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनके अभिभावक माता पिता के तौर पर देखा जाए तो श्री रवि सिंह और श्रीमती मनरूप देवी। पत्नी थी श्यामवती देवी। संतान में एक पुत्र था। इनकी जो कर्मभूमि रही वो पटना रही है। कर्म क्षेत्र के रूप में अगर देखा जाए तो ये कवि और लेखक रहे। प्रसिद्धि इनकी द्वितीय राष्ट्र कवि के तौर पे है। अगर इनका काल देखा जाए तो ये आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा के कवि थे। और इनकी पुरस्कार या उपाधि के बारे में बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था 1972 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया। रचनाएं की अगर हम बात करें तो इनकी रचना थी रेणुका 1935, हुंकार की बात करें तो 1938, रसवंती की बात करें तो 1940, द्वंद्व गीत की बात करें तो 1940 और सामधेनी की बात करें तो 1946। धूप और धुआं इनकी जो रचना है वो 1951, आंसू 1951, नील कुसुम 1954, कुरुक्षेत्र 1946 जो कि महाकाव्य प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। रश्मि रथी भी इनका प्रबंध काव्य था 1952 है। उर्वशी 1961 खंड काव्य में आता है। हाहाकार यशोधरा 1946 में है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में है। हारे को हरिनाम 1970 और दिल्ली, सीपी और शंख, वट पीपल 1961 में रचना है इनकी। संस्कृति के 4 अध्याय भी एक गद्य काव्य है। मगध महिमा काव्यात्मक एकांकी के तौर पे है। व्यंग्य एवं लघु कविताओं का संग्रह नाम के पत्ते के नाम से है। अनुदित और मुक्त कविताओं का संग्रह जो है इनका मृत्यु तिलक है। बाल काव्य विषय को इनकी 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई, जिसमें पहला मिर्च का मजा और दूसरा सूरज का ब्याह। ये बाल काव्य विषय को उनकी 2 पुस्तिकाएं हैं। आलोचना के तौर पे देखा जाए तो काव्य की भूमिका 1957 में और पंत प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त ये 1958 की रचना है। शुद्ध कविता की खोज 1966। निबंध के बारे में अगर हम बात करें तो मिट्टी की ओर इनकी जो निबंध संग्रह है, निबंध है 1946 का है। अर्धनारीश्वर इनका 1952 का है। रेत के फूल 1954 का है। हमारी संस्कृति की एकता 1954। उजली आग 1956। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य 1958 में लिखा गया है। वेणुवन 1958 में लिखा गया। नैतिकता और विज्ञान 1959 में। साहित्यमुखी 1968 में। संस्मरण एवं रेखाचित्र विधा की बात करें तो इनके पहला जो है लोकदेव नेहरू 1965 में लिखा गया था। संस्मरण और सिद्धांजलियाँ 1969 की रचना है। यात्रा विधा की बात करें तो देश विदेश आई, जिसमें 1957 में लिखा गया। मेरी यात्राएं 1970 में लिखा गया। डायरी विधा की बात करते हैं तो दिनकर की डायरी थी जो कि 1972 में लिखा गया। विशेष तथ्य के आगे बारे में बात कर लेते हैं। दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में दिनकर को अनल कवि व अधैर्य कवि उपनाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य की जगत में दिनकर को अनल कवि, अधैर्य के कवि के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी उर्वशी काव्य रचना के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए
इनको 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद इन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है। इन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है। रेणुका की कविता की बात है। रेणुका की कविता तांडव में शंकर से प्रलय की याचना की। रेणुका की कविता पुकार में जो किसान की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। वट पीपल इनका प्रमुख रेखा चित्र है। संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इनकी जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी जो भूमिका लिखी गई थी, तो भूमिका को लिखने का जो काम हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने। इनका कुरुक्षेत्र महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया था। यह काव्य मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। कुरुक्षेत्र जो है महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया था। यह काव्य मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। बोस्टल जेल के शहीद को श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई कविता थी बागी। तो बोस्टल जेल के शहीद को श्रद्धांजलि के रूप में लिखी कविता जो थी वो बागी थी। सामधेनी की कविता हे मेरे स्वदेश में हिंदू मुस्लिम दंगों की भर्त्सना की गई है। सामधेनी की कविता अंतिम मनुष्य में युद्ध प्रलय का चित्रण है। कुरुक्षेत्र में मिथकीय पद्धति है। परशुराम की प्रतीक्षा में भारत पर चीनी आक्रमण के बारे में प्रतिक्रिया दी गई है। तो परशुराम की प्रतीक्षा में भारत पर चीनी आक्रमण के बारे में प्रतिक्रिया दी गई है। दीपदान के अंग्रेजी पत्र ओरिएंट वेस्ट के में दिनकर की कलिंग विजय का अनुवाद किसी में कहा गया है। ठीक है, दीपदान के अंग्रेजी पत्र जो ओरिएंट वेस्ट में दिनकर की जो कलिंग विजय का अनुवाद था। संस्कृति के 4 अध्याय के प्राचीन खंड का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के प्राचीन खंड का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया। 1955 में दिनकर ने वारसा, पोलैंड की राजधानी है, के अंतर्राष्ट्रीय काव्य समारोह में भारतीय शिखर मंडल के नेता के रूप में भी इन्होंने भाग लिया। और विद्यार्थी जीवन में आर्थिक तंगी होते हुए भी दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति भी रहे, जो समय काल था 1964 से 1965 में था। दिनकर को भारतीय संसद में राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। 1952 में प्रथम संसद के सदस्य 12 वर्षों तक रहे। ये 1999 में 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। और दिनकर के बारे में अन्य लेखकों के जो कथन है उसको हम बारी बारी देख लेते हैं। वे अहिंदी भाषी जनता में भी बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि उनका हिंदी प्रेम दूसरों की अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा और प्रेम का विरोधी नहीं बल्कि प्रेरक था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था इनके लिए। तो आगे चलते हैं। दिनकर जी ने श्रमसाध्य जीवन जिया। उनकी साहित्य साधना अपूर्व थी। कुछ समय पहले मुझे एक सज्जन ने कलकत्ता से पत्र लिखा था कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना कितना उपयुक्त है। मैंने उन्हें उत्तर में लिखा था कि यदि 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिलते तो उनका सम्मान होता, गद्य पद्य भाषण और हिंदी प्रचार के लिए। ये कथन था हरिवंश राय बच्चन जी का। उनकी राष्ट्रीय चेतना और व्यापकता, ये भी कथन था। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया जो राष्ट्रकवि के लिए इस छोटा सा प्रयास था उनके बारे में कुछ बताने के लिए। उसके बाद जितने भी अभी आपने इनके काव्य रचनाएँ या फिर इनके विविध प्रकार के जो संग्रह थे उनके बारे में पढ़ा, इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करके प्रत्येक टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप UGC नेट के द्वारा प्रश्न संग्रह भी हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें से पहला पार्ट आपको मिल गया है और बहुत जल्द हम आपको प्रश्न संग्रह सेकंड भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी तरीके से वीडियोज़ हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। कमेंट्स के माध्यम में हमें आप ज़रूर बताएं और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।